नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और करेंगे खबरों का। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में मुख्य विकास अधिकारी ने चारधाम यात्रा से पूर्व सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठक की है। बैठक में एसपी देहात बलूनी, नगर आयुक्त गोपाल राम बनवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त करने सहित चारधाम में आने वाले तीर्थयात्रियों की समुचित व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। देखिए, अतिक्रमण के संबंध में व्यापार मंडल के साथ एक बैठक नगर निगम के द्वारा पूर्व में की जा चुकी है। और आज यहाँ पर सीडीओ महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक है। इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद तत्काल चार धाम यात्रा से पहले एक अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा और जो भी मार्ग हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, आगामी हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने ही वाली है। तो उसी क्रम में जैसे हर साल हम यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था कराते हैं ताकि हमारे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बहुत अच्छी सुविधा दे पाएँ, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसके क्रम में हमने आज ये प्रिलिमिनरी तैयारियों के संबंध में बैठक रखी थी। तो उसमें हमने यही इंश्योर करने के लिए कहा है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो टाइमली शुरू हो जाएँ। जो भी हमारे यहाँ पे हम अस्थायी सुविधा यहाँ पे सुचारू कराते हैं वो टाइमली यहाँ पे सेटअप हो जाए। उसकी हमने एक ब्रीफिंग ली थी, रिव्यू करा था कि क्या-क्या उसकी प्रोग्रेस है और कब वो शुरू हो जाएँगी और वो इंश्योर करा जाएगा कि वो टाइमली हो जाए। इसके अलावा जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था है वो टाइमली वहाँ पे सेटअप हो जाए। नैनीताल के धारी विकासखंड के पहाड़ पानी निवासी कमलेश वैतौरिया ने अपनी मेहनत और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के सहारे फूलों और फलों की आधुनिक खेती के माध्यम से सफलता हासिल की है और एक नई कहानी लिखी है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद गुजरात में नौकरी करने वाले कमलेश ने गांव लौटकर परंपरागत खेती से अलग कदम उठाया। उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उद्यान विभाग से 14 लाख रुपए ऋण प्राप्त कर उन्होंने 10 नाली बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर लिलियम सहित ओरिएंटल और एशियाटिक प्रजातियों के फूल लगाना शुरू किया और उनकी इस पहल से 8 से 10 स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार मिला है। और सभी खर्चों को निकालने के बाद कमलेश प्रतिमाह लगभग 2 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री धामी को दिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंभ 2027 को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय समिति और कार्यों की संख्या अधिक है, ऐसे में प्राथमिकता तय कर तेजी से काम करना जरूरी है। मुख्य सचिव ने घाटों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी नजर डाली। नहीं, देखिए, जैसा आप सबों को मालूम है कि 2027 में कुंभ होने वाला है, तो उन्हीं के जो काम स्वीकृत हैं या प्रस्तावित हैं उनका स्थलीय निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के साथ आज किए जाने का प्लान है। किस तरह का निरीक्षण देखा है आपने, किस काम चले, प्रगति क्या है? अभी तो स्टार्ट किया है, लेकिन जो जो निरीक्षण के दौरान जो भी कोई सुधार या कोई इंटरवेंशंस या कोई उसको बेटर करने की आवश्यकता है, तो अधिकारी चूंकि स्थल पे जाते हैं तो वो एक अलग परसेप्शन मिलता है, अलग जानकारी होती है, उसके अनुसार फिर कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है। तो वही आज मेन मकसद यही है कि कार्य जो भी हो रहे हैं कुंभ के, वो अच्छे तरीके से और गुणवत्तापूर्ण और समय से हो। चमोली में पोखरी ब्लॉक के आले जिलासू बोठो मार्ग के सुचारू होने से ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सड़क मार्ग का हालचाल जानने के लिए बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुचोला, एडीएम चमोली विवेक प्रकाश, एसडीएम सोहन रांगड़, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल वर्तवाल और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री ने मार्ग का निरीक्षण किया।
नजदीक आधा दर्जन गांव, मतलब करीबन 2 दर्जन गांव से ज्यादा इस पोर्ट से लाभान्वित होंगे और उनको हर प्रकार सुविधा मिलेगी। मेन हाईवे से नजदीक हो जाएगा। कहीं जच्चा बच्चा से जो जन्म से मरण तक की जो सुविधा, मतलब जो कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो कर्णप्रयाग हॉस्पिटल से घूम करके जाना पड़ता है। और कहीं ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे जेठ क्षेत्र है आलीकांडे, जेठ पूरा कट गया। इस रोड बनने से पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। इस रोड बनने से पूरा हमारा जो ये जिलासू का क्षेत्र है इनको भी ब्लॉक स्तर तक जाने के लिए सुविधा मिल पाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा के माननीय विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं। साथ में शासन प्रशासन से एडीएम हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, तमाम विभाग के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सड़क इतनी महत्वपूर्ण सड़क है कि अगर ये सड़क बनती है तो हमारा पोखरी जो हमारा विकास खंड है हमारे लिए बहुत नज़दीक हो जाएगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये रोड खुलती है तो 24 घंटे ट्रैफिक रहेगा इस रोड पे। एक पोखरी ब्लॉक का दूरस्थ रोड ये है, काफ़ी समस्या लोगों को है, क्षेत्रीय लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। उसमें काम कर रही पीरोडी, और जैसे पीरोडी में बजाय बात यहाँ पे हुई, माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं, देखा हम लोगों ने है, उसको जल्दी काम किया जाएगा इसको। और संभवतः इसको जैसा कह रहे हैं पीरोडी बता रही है कि अप्रैल मई तक इसको पूरा कर लेंगे इसको। देखिए, ये बहुत लंबे समय से ये सड़क बाधित हो रखी है और पोखरी के इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखें ऊपर पे जो कांडई आली गांव है या इधर के नीचे मस्ट गांव के लोग हैं, अगर उन्हें यहाँ से कर्णप्रयाग आना तो लगभग 65 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ऐसे इन लोगों की स्थिति है कि जब पोखरी जाना तो इसी परिस्थितियों में बनी हुई, जबकि यहाँ पे लगभग 300-350 मीटर की सड़क है, जिसको आप देख रहे सामने आपने देखा होगा कि बहाव होने की वजह से, कटाव की वजह से वहाँ पर कई सालों से आवागमन नहीं हो पा। हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट के पास एक युवक द्वारा गंगा नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर खतरनाक स्टंट और लापरवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने केवल व्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में अपनी जान जोखिम में डालते हुए गंगा की तेज धारा को पार किया। हर की पौड़ी जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थल पर इस तरह का स्टंट न केवल उसकी जान के लिए खतरा था, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता था। खबर देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय दून मेडिकल कॉलेज को इस वर्ष बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने संस्थान में एमसीएच यूरोलॉजी की 2 सुपर स्पेशलिटी सीटों की मंजूरी प्रदान की। और ये उपलब्धि न केवल दून मेडिकल कॉलेज बल्कि पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि दून मेडिकल कॉलेज पहला उत्तराखंड का स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसमें कि हम सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यूरोलॉजी की 2 सीट से हो रही है। और आपको ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्डियोलॉजी में 3 फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे प्रोफेसर सलील गर्ग जो पहले डायरेक्टर थे इंद्रेश के, जिन्होंने वहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और उन्होंने यहाँ ज्वाइन करा है। तो हमने डीएम कार्डियोलॉजी के लिए भी सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। एमडी रेडियोलॉजी में हमारे प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने, तो उसके लिए भी हमने पीजी में सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एआरटीओ विभाग ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के सामने अभियान चलाया। इस दौरान सत्यापन न होने के कारण 50 से 60 ई रिक्शे को सीज किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और कई चालक मौके से वाहन हटाते नजर आए। जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसने एक निर्णय लिया था कि 31 मार्च से सभी ई रिक्शाओं के रूट जो है वो निर्धारित हो जाए और उनको जो भी वाहन चालक हैं और वाहन है उनका सत्यापन हो जाए। तो वो जो समय सीमा थी 31 मार्च की वो कल समाप्त हो गई है। तो आज इसीलिए जिन जिन वाहनों का ये सत्यापन नहीं हुआ है, जिनको रूट नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। ताकि मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि जिन वाहनों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया वो जल्द से जल्द सत्यापन करा लें
ताकि इस तरह की चालानी कार्रवाई से बच सके। लगभग देखिए 1500 से अधिक ई रिक्शाओं के सत्यापन हुए हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड काफ़ी मात्रा में है। 12,000 करीब ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। इसका मतलब अभी बहुत सारी ई रिक्शाएं इनका सत्यापन नहीं हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर जिले में बढ़ते बंदरों के आतंक को देखते हुए नगर निगम ने अब इस समस्या से निपटने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। लंबे समय से लोगों की शिकायतों के बाद निगम ने ऑपरेशन बंदर अभियान चलाते हुए बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार पहले ये काम वन विभाग के अधीन था, लेकिन अब निगम ने इसके लिए एक निजी एजेंसी को ठेका दिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम देहरादून। माननीय महापौर महोदय और नमामि बंसल मैम, कमिश्नर मैम के आदेशानुसार हम लोगों ने बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करी है। नगर निगम देहरादून में बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था और अभी तक इस काम को करने में वन विभाग ही कर रहा था। इस बार नगर निगम ने पहल करते हुए बंदरों को पकड़ने के लिए इसका ठेका किया और ठेके के तहत चिड़ियापुर से हम लोगों ने एक ठेकेदार, एक फर्म को, एजेंसी को इसका काम दिया है। इसमें एक बंदर को पकड़ने में वर्तमान में लगभग 1250 रुपए का खर्च आ रहा है और बंदरों को पकड़ के देहरादून क्षेत्र से चिड़ियापुर ले जाया जाता है, हरिद्वार क्षेत्र में, और उनका बाधियाकरण करवाने के बाद उनको उसी रेंज में वहां पर छोड़ दिया जाता है। खबर देहरादून से है, जहां पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी समन बंसल के निर्देश पर जिले में क्षेत्रवार क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है और इन टीमों ने विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर मांग और आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया है। जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से गैस आपूर्ति से जुड़ी 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की टीम लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गैस ग्राहक बिना सिलेंडर के न रह जाए और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। आज जिले में कुल 17,355 घरेलू और 661 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है। इसके अलावा स्टॉक में 34,786 घरेलू और 4,080 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन आपूर्ति बढ़ाने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी को लेकर चिंता बढ़ रही है। कच्चे माल की देरी और कमी के कारण राज्य में वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे कई सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इस स्थिति का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों से वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही है। बताया जा रहा है कि समय पर कच्चा माल न मिलने से उत्पादन धीमा हो गया है, जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रैबीज़ को लेके दून मेडिकल कॉलेज में कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रैबीज़ की वैक्सीन है और जो भी मरीज आ रहे हैं उन सबको लगाई जा रही है। और आप लोग ने ये भी देखा होगा रैबीज़ का काउंटर हमने ओपीडी में, रिसेप्शन पे, इमरजेंसी में सबसे बाहर ही कर दिया है, तो मरीज तुरंत आते ही वहीं लग जाता है, उसको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं और तुरंत उसको रैबीज़ की वैक्सीन दी जाती है। टोटल कितने पेशेंट आते हैं, डेली कितने आ रहे हैं रैबीज़ के? हमारे पास लगभग 40 से 60 मरीज पर डे का आ रहा है और आजकल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज चल रही है, तो क्योंकि सरकारी में नहीं मिल पा रही है तो कॉलेज में हमारे थोड़ा सा बढ़ गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रतिबंधित पास लेने जाने की सूचना पर हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही टोल प्लाजा पर एक कैंटर को घेर लिया गया। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई की है और वाहन में तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है और मौके पर तहसीलदार वीरेंद्र सचवाण, ईओ प्रियंका और भारी पुलिस बल तुरंत पहुंचे। चालक को हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान कैंटर से 196 कनस्तर बरामद हुए, जिसमें जानवर की चर्बी भरी हुई थी। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS मलिक ने मौके पर सैंपल लिए और उन्हें लैब भेजा है।
है डालडा नहीं है, इसमें गाय का मांस को गला के, और उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं उसमें बीच बीच में चर्बी है, और गौवंश को काट के जगह जगह से इकट्ठा करके टुकटुकों में भर के टुकटुक से ला के एक जगह पे जहाँ से लोड होता है वहाँ से इस कैंटर में लादा गया। और ये हमें सूचना पिछले 1.5 महीने से थी। 1.5 महीने से हमारे पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पूरी थी कि ये उस जगह से गौ तस्करी ये लोग कर रहे हैं। 4 बजे मेरे पास पुलिस विभाग से फ़ोन आया था कि ऐसे करके इन्होंने एक गाड़ी यहाँ पकड़ी है, उसमें केवल 150 या 160 कंटेनर हैं, उसमें चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी है, मांस नहीं है और स्किन वगैरह भी नहीं है। तो फिलहाल जो भी नियमसर कार्रवाई है सैंपलिंग की वो मेरी तरह की गई है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सूचना दी गई, उसके उपरांत हम यहाँ पे आए तो आपके द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा कुछ सामान जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जिसमें पशुपालन विभाग की टीम आई थी, उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और सैंपल भेजेंगे। प्रथम दृष्टता जो है ये अवैध रूप से कोई पशुओं की ही चर्बी या अन्य जो उनके डिस्ट्रॉय होता है वही प्रतीत हो रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ से मिली, कहाँ को जा रही है। अभी गाड़ी हमें यहाँ पे खड़ी नहीं मिली है, अभी इसके जांच के लिए हमने भेजा है। जब पता चलेगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 11वें दिन भी जारी रही। इससे प्रदेश में अधिकांश निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और ये आंदोलन 23 मार्च से शुरू हुआ था और 27 सूत्रीय मांगों पर सरकार से सहमति न बनने पर तेज हो गया है। पौड़ी के कंडोलिया स्थित निरीक्षण भवन में इंजीनियर से धरना जारी रखा। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति का समाधान, एसीपी लाभ, 5400 ग्रेड पे पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति व्यवस्था में सुधार शामिल है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे कनिष्ठ अभियंता की लंबे समय से अनिस्तारित वेतन विसंगति को लेकर है। डिप्लोमा इंजीनियर्स को कर्म से 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा के उपरांत पदोन्नत एसीपी का लाभ दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी 2014 के बाद नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को प्रथम एसीपी के रूप में 5400 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। फिर चौथी मांग हमारी पेयजल निगम और जल संस्थान का राजकीयकरण और एकीकरण किया जाए। डिप्लोमा इंजीनियर्स को सहायक अभियंता के उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु समानांतर गैर बाहरी कार्यदायी संस्थाओं को प्रदेश में निर्माण कार्य आवंटित करने पर नियुक्त डिप्लोमा इंजीनियर्स को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। जैसा कि सर आप बोल रहे थे कि जब कनिष्ठ अभियंता हैं और वो हड़ताल पे बैठे हैं और क्या पता उनका काम ऊपर के अधिकारियों से चल रहा हो, तो क्या पता उन्हें इसकी बातें नहीं सुन रहे। परंतु सर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ सुई का काम होता है वो तलवार का काम नहीं कर सकते। यहाँ साइटों में चाहे आपदा से रिलेटेड कोई काम हो, आपदा में हम सबसे आगे रहते हैं, हम फील्ड पे जाते हैं, हम एस्टिमेट बनाते हैं, हम मेजरमेंट करके लाते हैं। अब ये उसका कुंभ का काम शुरू होगा, वहाँ निर्माण कार्य हो, चाहे व्यवस्था का काम हो, सब हम काम करेंगे। नंदा राजजात से रिलेटेड कोई काम है तो उस पर हम काम करेंगे। लोक निर्माण में हूँ, लेकिन महासंघ की ओर से मैं यहाँ पर अनुशासन समिति को देख रहा हूँ और इस आंदोलन में हम लोग सब जितने भी हमारे सदस्य हैं यहाँ पर हम लोग तन मन धन से इस हड़ताल। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये तो आपका क्वेश्चन सही है। मैं बताना चाहूँगा जो हमारी मांगे हैं विगत 9 माह पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री की जो हमारे महासंघ के अधिवेशन आए थे उनके समक्ष ही हमारी 27 सूत्रीय मांगे दे दी गई थी, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही घटनाओं और बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष ने शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा है कि शहर में राजपुर रोड पर पहले भी बार और पब थे, लेकिन हाल ही की अप्रिय घटनाओं का कारण पुलिस की सख्ती नहीं बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता है। और हरक सिंह रावत ने बताया कि पोंटा साहिब हाईवे पर जब वो जाते हैं तो दोनों किनारों में 4-5 गाड़ियां खड़ी रहती है, जिनमें अधिकतर हरियाणा और दिल्ली की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहां प्रॉपर्टी डीलिंग सक्रिय है। उन्होंने कहा कि ये समस्या केवल देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि हरिद्वार में भी भू माफिया और खनन वाले सक्रिय हैं। तो पहले भी थे, राजपुर में बाहर पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है
ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5, 7, 10 महीनों में मैं देख रहा हूँ, अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पोंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पोंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई दी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।